Hello everybody, welcome back to the another very important video of business studies for class 12th and we all know that you all are preparing for the board examinations. आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इस चैप्टर को ज्यादा डिटेल में पढ़ा सकें, पर जैसे कि बोर्ड्स एकदम सर पे आ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म किया जाए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है 10th चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12 का, और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो देखिए आपके सामने ये मेरे डिलाइट क्लासेस के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और आज हम इसका यूज करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और देखते हैं कि ये कितना काम आता है हम लोगों को। होप आप लोगों को पसंद आएगा नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। डायरेक्टली हम चैप्टर पे पहुंचेंगे, चैप्टर 10 जो है हमारे पेज नंबर 157 पे। तो देखिए आपके सामने है ये फाइनेंशियल मार्केट, ये 10th चैप्टर हमारे बिजनेस स्टडीज का। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट होता क्या? मार्केट यानी बाजार। बाजार यानी क्या? बाजार वो जगह है जहां बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं। तो कई तरह के मार्केट होते हैं। आप अगर अपनी लोकल एरिया में जाके देखेंगे, लोकल बात करेंगे तो जैसे कि एग्जांपल होता है मछली का मार्केट अगर है तो मछली की मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां मछलियां बिकती हैं। मिठाई की मंडी की बात करेंगे या मार्केट की बात करेंगे तो वहां मिठाई बिकती है। हम आयरन या लोहे की बात करें तो लोहे के मार्केट में लोहा बिकता है। तो जो मार्केट है जिसका जो नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है वहां पे उस चीज की हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट वर्ड तो बाद में आएगा, पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के, तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां फाइनेंस में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस का खरीदना बेचना करते हैं। तो यहां सवाल उठता है कि ये फाइनेंस खरीदता बेचता है कौन? Who buys and sells the finance? और इस मार्केट में हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिएगा फाइनेंस यानी पैसा यानी मनी, और मनी को भी खरीदा बेचा जा सकता है। आंसर इज यस। इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं जिससे हम लोग पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है पैसा लेता कौन है? तो पैसा लेते हैं वो लोग जिनके पास पैसा कम होता है, पैसा देते हैं वो लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है। अब यहाँ सवाल उठता है पैसा कम किसके पास होगा? जिसके पास पैसा कम होगा उसको बोला जाएगा डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट यानी कम होना। सरप्लस यूनिट कौन होगा तब? वो लोग जिनके पास पैसा है। अब ये बड़ा मजेदार एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। जैसे हम हैं, एक टीचर हैं, मेरा नाम संदीप तिवारी है, या फिर एक अदर हाउस होल्ड की बात कर लें, और सामने आपके हम इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस पर्संस, टाइकून्स का नाम लेते हैं। जैसे अडानी जी हैं, गौतम अडानी जी हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी जी हैं करंट में। ये लोग अगर बिजनेस टाइकून्स हैं तो आप बताइए किसको हम लोग डेफिसिट मानेंगे, किसको सरप्लस मानेंगे? किसके पास पैसे कम है? कमी किसके पास है? ऑब्वियसली आपके मन में सवाल उठेगा सर ये कैसा सवाल है? हम लोग हाउस होल्ड है, हमारे पास पैसा कम है, और वो लोग बिजनेस टाइकून उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो सरप्लस होंगे। बट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा हम लोग और उसको उल्टी तरीके से देखेंगे। एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो लोग डेफिसिट यूनिट हैं, वो लोग के पास पैसा कम है और हमारे पास ज्यादा है, तभी तो वो लोग बाजार में जाके और पैसा ले रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं और पैसे की उनको जरूरत पड़ रही है, इसलिए उनके पास पैसा कम है। और हम लोग हाउस होल्ड हैं, हम लोग अपना पैसा बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं अपने पास पैसा, अपने सारे एक्सपेंस करने के बाद, खर्च करने के बाद हमारे पास जो पैसा बच जाता है हम उसको रख लेते हैं। तो हमने पैसा बचाया, हम हो गए सरप्लस, और उनको पैसे की कमी पड़ गई तो वो हो गए डेफिसिट। तो वो क्या करेंगे? अब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे पैसा लेंगे। कहां लेंगे? मार्केट में। अब जिस मार्केट में वो पैसा हमसे ले रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, या फिर उनकी बात छोड़ दो, कोई भी अगर मार्केट में अगर पैसे का लेन देन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो मार्केट में लेन देन कर रहा है, और वो कहां पे हो रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, तो अब यहां डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे मार्केट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड फ्रॉम, देखिए हम आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेविंग ऑफ सरप्लस यूनिट। अच्छा सरप्लस यूनिट कौन है? सरप्लस यूनिट कौन है? सरप्लस यूनिट हमारे हैं हाउस होल्ड। देखिए लिखा हुआ है टू सेविंग ऑफ
डेफिसिट यूनिट। अब डेफिसिट यूनिट कौन है बच्चों? देखो डेफिसिट यूनिट कौन है? डेफिसिट यूनिट है इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया कि हाउस होल्ड हमारे सरप्लस यूनिट है, और ये लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट है, ये लोग डेफिसिट यूनिट है, उनको पैसा चाहिए। तो ये पैसे के लिए जाएंगे कहां? फाइनेंशियल मार्केट में। और या तो फाइनेंशियल मार्केट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बैंक्स में। तो उनको पैसा चाहिए तो कहां जाएंगे? बैंक में लोन लेंगे, या फिर और पैसे उनसे बैंक से अरेंज करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। यहां समझ में आ गया फाइनेंशियल मार्केट अब है क्या? फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन है अरेंज करती है जो सेविंग को जनरेट करती है और चैनलाइज करती है, और किसके पास भेजती है? वो भेजती है इंडस्ट्री पे, बिजनेस पे, गवर्नमेंट में, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। तो देखिए यहाँ पे चार्ट है, ये बैंक या फाइनेंशियल मार्केट है, ये हाउस होल्ड या सेविंग यूनिट्स क्या कर रही हैं? अपना पैसा इनके पास जमा करने जा रही हैं। और यहाँ पे क्या है? बिजनेस फर्म और इन्वेस्टर है, ये क्या कर रहे हैं? ये इनके पास पैसा लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, ये क्या हुआ? फाइनेंशियल मार्केट। देखिए कॉन्सेप्ट की बात करें तो और डिटेल में जाके देखो कैसे उन लोग को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो दो तरीके उनके पास, मेनली टू वेज है, या तो ये बैंक्स के थ्रू जाएंगे या तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। बैंक्स के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब इसके बाद अब ये चार्ट है आपके सामने, देखिए ये चार्ट है, यहाँ पे ये फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। देखो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के पास पैसा बच रहा है, ढेर सारा पैसा है। अब वो हाउस होल्ड के पास जो पैसा है उसको ये क्या कह रहा है? इसके पास सरप्लस है, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस पैसा। अब ये पैसे को क्या करेगा? या तो जाके बैंक में रख देगा, या तो इस पैसे को लेके बैंक में रख देगा, या तो मार्केट में लगा देगा। ये एनएससी में, बीएससी में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इक्विटी में पैसा लगाएगा। और ये पैसा यहां लगाया, और ये बिजनेस फर्म क्या कर रही है? इनके पास आके पैसा ले रही हैं और दे रही हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम तैयार हुआ जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहां सवाल उठता है, ये फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल सिस्टम कहां चल रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में, बैंक्स में। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट, आज हमको मेनली फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है? देखिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के मेन फंक्शंस क्या हैं? फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? सबसे पहले फैसिलिटेटिंग ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ये क्या है? देखिए ये कोई भी प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए यहां पे क्या हुआ? द प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई। Hence, demand and supply of financial securities and assets helps to decide price in different financial institution. ये डिमांड और सप्लाई कहां क्रिएट हो रहा है? ये डिमांड एंड सप्लाई कहां क्रिएट हो रहा है? यस, फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये डिमांड और सप्लाई ने अपने आप को एडजस्ट किया और उसने प्राइस फिक्स किया। तो कहां हुआ? प्राइस डिस्कवरी। तो क्या हुआ? प्राइस डिस्कवरी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। दूसरा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। मोबिलाइज करना मतलब इकट्ठा करना। अब बहुत सारे, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें बहुत सारे हाउस होल्ड है, सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, सबके पास नहीं, लेकिन जो उतने लोग अपने पास अर्निंग कर रहे हैं वो अपने पास पैसा बचाना चाहते हैं। बहुत लोग के पास पैसा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बिखरा हुआ है हर जगह, छोटे छोटे जगहों पे। किसी ने तिजोरी में रखा है, किसी ने घर में रखा है, किसी ने बैंक में रखा है। ये मार्केट क्या काम कर रहा है? इन लोगों को इंकरेज कर रहा है, और ये सब लोग पैसा इकट्ठा करके एक मार्केट में लेके चले गए। अब वो पैसा थोड़ा थोड़ा था तो कहीं यूज नहीं होता था, लेकिन इकट्ठा एक जगह चला गया तो बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास ले लेगी और उसका इस्तेमाल करेगी, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होगा। गवर्नमेंट करेगी तो वो सोसाइटी के लिए होगा, और प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कर रही है तो वो भी क्या करेंगे? इस पैसे से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क करेंगे जो हाउस होल्ड नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? जब चाहे तब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अभी हम लोग आगे प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। फिलहाल हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, मान लीजिए आपने एफडी किया हुआ है, या आपका पैसा लैंड में या बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो आप तुरंत जमीन बेच पाए, तुरंत मशीन बेच पाए, या एफडी को तोड़े तब पैसा मिलेगा, ये बहुत डिफिकल्ट और पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन अगर पैसा तुरंत चाहिए तो ये फाइनेंशियल मार्केट आपका कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। ये पैसा आपको 1-2 दिन में कैश करके दे देगा।
या फिर कई बार तो आजकल बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन होने लगा है, बैंक्स तो तुरंत दे देते हैं। तो यहां पे इसने किया क्या, कन्वर्ट सिक्योरिटी इनटू कैश एज इजिली एंड बाय द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ये बहुत जल्दी बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है और जब चाहे तब इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करना। और आप अगर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो उससे पहले आपको रिसर्च करना होगा, आपको ढूंढना होगा कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा शेयर ना खरीदे, कौन से के शेयर्स की प्राइस कितनी है, कौन सा डिबेंचर्स लें, कौन सा बॉन्ड लें। तो ये सब काफी लेंदी और कॉस्टलियर प्रोसेस है। ये सारा काम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए कर देता है। और ये क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, देखिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, देखिए यहां पे लिखा है ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। मतलब कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, किस दाम पे है, कितना कॉस्ट है, क्या अवेलेबिलिटी है उसकी, वो सब कुछ ये मार्केट खुद ब खुद करके दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर शॉर्ट में कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो यहां फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में 4 चीजें आई। पहला देखिए हमने बोल्ड में लिखा हुआ है, फैसिलिटेशन ऑफ प्राइस डिस्कवरी, मोबिलाइजेशन एंड सेविंग एंड चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये 4 चीजें हैं, 4 हेड्स हैं। अच्छे से इसको हम लोग पढ़ लेंगे। आई होप कोई डाउट्स होगा तो आप लोग वीडियोस में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह की होती है। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। कहीं ना कहीं ये चैप्टर की समरी भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बच्चों देखिए ये डॉट कहां गया, इसको हम बड़ा कर दें ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। देखिए दिख रहा है क्लियर। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट में पहला क्या है, 2 पार्ट में बटा है, कैपिटल मार्केट, ये पूरा हिल जा रहा है, चलो, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये मनी मार्केट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। मनी मार्केट वो मार्केट है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहां पे हम बात करेंगे मनी की, जिसमें हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस जो भी करते हैं 1 साल के अंदर करते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं हम लोग, यानी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर मुझे फाइनेंस में लेन देन करना है, अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करें, विद इन 1 ईयर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी 1 ईयर यानी शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किस मार्केट में है, इट विल बी इन द मनी मार्केट। यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई चीज हो रहा है तो कहां होगा, मनी मार्केट। लेकिन अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा पार्ट आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी ये हुआ शॉर्ट टर्म, हुआ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो ये 2 तरह के मार्केट हैं। ये कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं मनी मार्केट में, जिसमें कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मनी मार्केट में आते हैं। बच्चों इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, हम अभी बताएंगे आपको कुछ चीजें, एमसीक्यूज में आता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और यहां पे कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स हैं। देखो इन दोनों चार्ट में कंफ्यूज मत होना बच्चों, ध्यान देना। ये इंस्ट्रूमेंट हैं और ये कैपिटल मार्केट के टाइप्स है। कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, यानी मनी मार्केट की। अब मनी मार्केट के में ये क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। पेपर पेन ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स होंगे तो उसको नोट करते जाइएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज यू विश, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो आते हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब ये डॉट्स आ गया, इतनी देर से नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मनी मार्केट की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर इज मनी मार्केट। यहां कहां गया, हाँ ये आ गया। देखिए हम आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं ताकि आपको काफी इजी हो जाए। देखिए ये रहा, देखिए ये क्या है, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, दिखा आपको शॉर्ट टर्म फंड। दूसरा पीरियड फॉर 1 ईयर, समझ में आ गया, पीरियड फॉर 1 ईयर। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें जो ये शॉर्ट टर्म है तो इस पैसे का मेनली यूज कहां किया जाता है, शॉर्ट टर्म है, 1 साल के लिए अंदर यूज करना है, तो मेनली ये पैसा कहां यूज होता है,
वर्किंग कैपिटल के लिए। कहां यूज होता है? वर्किंग कैपिटल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मनी मार्केट किस लिए होता है? वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो कौन होते हैं? देखो कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है? कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो हमने आपको सारी बातें बताई थी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन यूज होते हैं आपके सामने मैंने बता दिया। टाइम कितना होता है? विद इन 1 ईयर। और मेनली इस पैसे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो आइए सम की इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। दूसरा, कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता इनका। और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा। और ये कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद GIC है, RBI है, अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं एक्सेट्रा। ये सब लोग क्या करते हैं? ये लोग यूज करते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट का। ओके, आते एक एक करके सब इंस्ट्रूमेंट। कॉल मनी की बात करें, कॉल मनी क्या है? तो कॉल मनी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्पेशली किस लिए होता है? 1 डे के लिए। और इसको मेनली यूज कौन करता है? बैंक्स, मेनली यूज्ड बाय बैंक्स। ये मेनली क्या होता है? कॉल मनी मेनली 1 दिन के लिए होता है, लेकिन इसमें संडे और हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होता है। प्लीज बिलीव मी, देखिए यहाँ पे संडे एंड हॉलीडेज आर नॉट इंक्लूडेड। ये मेनली क्या होता है? यूज्ड बाय बैंक्स। अच्छा, हम आपको बता दें, इसमें तो नहीं दिया हुआ है लेकिन हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपको पता है CRR और SLR होता है, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हम लोग इकोनॉमिक्स वाले वीडियोस में ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। अब RBI की गाइडलाइंस है कि हर बैंक को CRR मेंटेन करना है। तो CRR क्या है? कुछ पैसा आपको, कुछ फिक्स परसेंटेज RBI कहती है कि आप हर कॉमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट करेगा। लेकिन सपोज करिए कि बैंक के पास उस समय कैश में पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा? वो कॉल करेगा दूसरे बैंक को और बोलेगा कि आप हमको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मेनली 1 दिन के लिए पैसा दे दो। आज मैं अपना RBI की गाइडलाइंस को फुलफिल कर दूंगा, आपका पैसा कल मैं वापस कर दूंगा। मेनली कॉल पे ये सब बातें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसको कॉल पे बात होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल मनी। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। कॉल मार्केट क्यों बोला गया कॉल मनी? क्योंकि इसको कॉल पे लिया जाता है और बहुत वेरी शॉर्ट है, यानी 1 दिन के लिए। समझ में आ गया? आके ट्रेजरी बिल्स। ये देखो ट्रेजरी बिल होता क्या है? ट्रेजरी यानी खजांची, ट्रेजरी बिल्स। ये मेनली कौन यूज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट तो खुद आएगी नहीं, तो गवर्नमेंट तो खुद आएगी नहीं, तब कौन करेगा? गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इशू करती है, यानी इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, RBI देखो यहां पे लिखा हुआ है, इशूड बाय RBI विद द हेल्प ऑफ ट्रेजरी। अब करती क्या है? वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड बोरिंग है। गवर्नमेंट किससे लेती है पैसा? जनरल पब्लिक या बैंक से। जनरल पब्लिक या बैंक से। RBI भी बैंक है, लेकिन वो बैंकों का बैंक है, तो जब बैंकों को पैसा चाहिए वो RBI के पास जाती है। उसी तरह जब ट्रेजरी बिल कोई बैंक RBI इशू करता है तो बैंक ट्रेजरी बिल वहां से ले सकती है। ये मेनली डिस्काउंट पे इशू होता है। देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, हम आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। देखिए, ट्रेजरी बिल आर इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड एट डिस्काउंट। देखो यहाँ पे दिया ना डिस्काउंट, यानी एग्जांपल के तौर पर बता दें, अगर 1 लाख है उसका रियल प्राइस उस पर लिखा हुआ 1 लाख, तो ये बिकेगा 25,000 पे, हैवी डिस्काउंट पे। जब रिडीम होगा यानी जब इसका पेमेंट वापस करेंगे तो वापस 1 लाख पे करेंगे, तो जो डिफरेंस है वो आपका पैसा हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है? RBI दे कंसीडर टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सेफेस्ट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए सेफेस्ट है। ट्रेजरी बिल कितने दिन के? देखिए डेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेज पूछ सकता है, तो ये कितने दिन के लिए होता है? 14 डेज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉल मनी, वो कितना दिन होता है? 1 डे या मैक्सिमम 2 डेज, क्योंकि हॉलीडेज इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन ट्रेजरी बिल 14 डेज टू 364 डेज। 65 मत लिख देना, 365 यानी वो 1 साल हो गया, 1 साल से कम में करना है हमको, यानी 364 डेज। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स क्या होता है? ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ करता है दूसरे पे। आप लोगों ने क्लास 11th में, अब तो सिलेबस से हट गया है वो चैप्टर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें मेनली हम लोग कॉमर्शियल बिल और पेपर के बारे में बात करते थे। वर्ड यूज होता है अकाउंटेंसी में बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, और एक वर्ड यूज होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? कॉमर्शियल बिल्स आर आल्सो नोन एज ट्रेड बिल्स। ये क्या होता है? अकोमोडेशन बिल होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ड्रॉ करती है। अब यहाँ पे हुआ क्या? ये मेनली बाइंग एंड सेलिंग के लिए होता है। मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, सामने वाले को दे दिया,
उससे सामान ले लिया, अब उस व्यक्ति को पैसे चाहिए, तुरंत पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसी बिल को ले जाके बैंक को देगा और उनसे पैसा ले लेगा। मेनली कितने दिन के लिए होता है, 90 डेज। देखो डेज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कितने दिन के लिए होता है, 90 डेज के लिए, और ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को भी दे सकता है। फिर वो आदमी को पैसे की जरूरत होगी तो वो बैंक जाएगा, यानी 90 डेज है, उससे पहले भी पैसा इससे निकाला जा सकता है। देखो कॉमर्शियल बिल और कॉमर्शियल पेपर में थोड़ा डिफरेंस है, उसमें क्या होता है, बिल ड्रॉन होता है और साइन होता है, और कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये प्रॉमिसरी नोट होता है, यानी इसमें प्रॉमिस लिखा जाता है, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे, इस पे लिखा जाता है। और ये क्या होता है, ये मेनली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इशू करती है, और ये मेनली कितने दिन के लिए होता है, 15 डेज टू 1 ईयर, 15 डेज टू 1 ईयर। ऊपर वाला कितना था, 90 डेज। ये कितना है कॉमर्शियल पेपर, 15 डेज टू 1 ईयर। ये वही कंपनीज कर सकती है जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है या क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है मार्केट में, तो उनको इजीली हो जाता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होती है, अनसिक्योर्ड, इसके बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बच्चों ध्यान से सुनना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मान लो कोई कंपनी है, उसने अपना ढेर सारा पैसा फिक्स कर रखा हुआ है बैंक में, तो उसका ये क्या है, उसने फिक्स रखा है, तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, ये बैंक देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी वो कंपनी व्यक्ति कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए क्या है, द सर्टिफिकेट डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, द बैंक इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय द इंस्टीट्यूशन और कंपनी, मतलब कंपनीज या इंस्टीट्यूशन ने पैसा रखा हुआ है, उसके बदले में ये इशू होता है। उसका पीरियड क्या होता है, रेंजेस फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। याद रखना, इससे पहले 14 डेज 15 डेज था, लेकिन ये कहां से कहां तक है, 91 डेज से 1 ईयर तक। आई थिंक आप लोग को सर्टिफिकेट समझ में आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिफरेंस है फिक्स डिपॉजिट और कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल होता है, एफडी का सर्टिफिकेट नेगोशिएबल नहीं होता, ये 91 डेज से 1 ईयर तक होता है, और ये क्या होता है 14 दिन से लेके, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितने भी दिन तक हो सकता है एफडी फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे क्या होता है, दे आर इशूड एट डिस्काउंट ऑन एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड, ये डिस्काउंट पे इशू होता है और ये एक्चुअल अमाउंट पे इशू होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। यहाँ पे कुछ टॉपिक से देखिए शॉर्ट टर्म्स में, ये गवर्नमेंट और सेविंग गवर्नमेंट क्या क्या इशू कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड पब्लिक यूनिट बॉन्ड्स। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और बैंक्स क्या करते हैं, कॉल मनी। एक तरह से छोटा सा समरी है, यहाँ पे समझ में आ गया। आई थिंक यहाँ तक हमने टॉपिक क्लियर कर लिया कि ये मनी मार्केट क्या होता है, यानी शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली, मनी मार्केट और यहाँ यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया हम लोग का। अब हमारा मेन मकसद है कि हम लोग अब बड़े टॉपिक्स के तरफ बढ़े, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स। अब कैपिटल मार्केट की बच्चों बात करेंगे तो याद रखिएगा, कैपिटल मार्केट मेनली दो तरह के हैं, मैंने आपको बोला था। पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट। अब ये न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट क्या है, जब भी कोई कंपनी, याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी पहली बार, फर्स्ट टाइम, एकदम नया वाला, एकदम नया शेयर इशू कर रही है, फर्स्ट टाइम नया शेयर इशू कर रही है, वो शेयर मार्केट में आता है, तो जिस मार्केट में ये नया शेयर इशू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मतलब द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया, यानी कि न्यूली इशूड शेयर्स, तो वो कहां जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में। अब मान लेते हैं एक मार्केट है, मैंने उस मार्केट में शेयर इशू किया, किसी ने वो शेयर खरीद लिया, परचेस कर लिया, तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ। अब वो एक बार शेयर मेरे द्वारा, कंपनी के द्वारा इशू किया जा चुका है, अब वही शेयर अब वो आदमी किसी और को बेच रहा है या मार्केट में दोबारा बेच रहा है, तो वो शेयर सेकेंड टाइम जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। यानी फर्स्ट टाइम इशूड प्राइमरी मार्केट, एंड आफ्टर फर्स्ट टाइम जितनी बार भी होगा वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। तो यहां पे देखो क्या हुआ, अ मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। It means under primary market, new securities are issued by the company. The another name is new issue market.
दिस मार्केट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या है, अब मैं कंपनी हूं तो वो पैसा पहली बार वाला ही हमको मिलेगा, दूसरी बार वाला तो आपस में शेयर होल्डर्स आपस में लेंगे देंगे। यानी मेरे पास जो पैसा एक्चुअली में कैपिटल मेरे पास आया है वो न्यू मार्केट से आया है, यानी प्राइमरी मार्केट से आया है। इस पैसे का हम लोग लॉन्ग टर्म्स में यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली मशीन्स, लैंड, इक्विपमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े डील्स में हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट्स। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है, इनका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। अब ये प्राइमरी मार्केट में मैंने बोला ना कि मैंने पहली बार जाके शेयर बेचा या इशू किया तो लोगों ने लिया, तो हम कितनी तरह से कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, कितने तरह से, कितने टाइप्स से हम लोग फ्लोट करा सकते हैं, यानी शेयर्स को बेच सकते हैं। तो यहां पे आपके सामने देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें दी हुई हैं। अब इन पांचों को हम लोग आपस में देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहे हैं ये पांचों, ठीक है, ये पांचों हम आपस में दिखा रहे हैं। अब देखिए एक एक करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहला क्या है, थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखिए इशू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस है क्या, प्रोस्पेक्टस है क्या, प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि हमारा जो न्योता, प्रोस्पेक्टस का मतलब इन्विटेशन, इन्विटेशन का मतलब क्या हो गया, वो चीजें जो कि हम, जैसे मान लीजिए मैं संदीप तिवारी हूं, मैं अपने घर पे किसी को बुला रहा हूं, तो हम कैसे बुलाएंगे, हम उनको लिखेंगे, हम बोलेंगे कि ये है आपकी सारी चीजें, आइए प्लीज हमारे यहाँ पे आप इनवाइटेड हैं। उसी तरह मैं कंपनी हूं, मैं फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू कर रहा हूं तो मैं अपना प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा। इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद, इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद मैं पब्लिक में इसको भेज दूंगा। अब पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करेगी, पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करेगी और हमारे कंपनी के बारे में जानेगी। प्रोस्पेक्टस सिंपल वर्ड्स में इट इज अ इनविटेशन, मैं इनवाइट कर रहा हूं पब्लिक को। अब पब्लिक क्या करेगी, यहां पे आएगी इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से एंड मेक डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो हमने क्या काम किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब प्रोस्पेक्टस के बाद क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। तो पहला चीज क्लियर हो गया कैसे हम लोग कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करके। ये अकाउंटेंसी में भी है बच्चों, अकाउंटेंसी के भी थ्योरी में शेयर चैप्टर में ये टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है, उसके वहां के लिए आप पढ़ लीजिए। दूसरा, ऑफर फॉर सेल अंडर दिस मेथड आर क्या है, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड थ्रू इंटरमीडिएरीज। इसका मतलब क्या होता है, कुछ इशूइंग हाउस या ब्रोकर्स होते हैं, ये इशूइंग हाउस या ब्रोकर्स होते हैं, ये ब्रोकर्स डायरेक्टली कंपनी से ले लेते हैं और उसको इन्वेस्टर को हायर प्राइस पे देते हैं। तो ऑफर फॉर सेल। अब नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इसमें कंपनी के कुछ फिक्स इन्वेस्टर पहले से होते हैं। देखो क्या है, सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टर हमारे पहले से हैं, वो उनको हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं, शेयर प्लेसमेंट कर देते हैं। अच्छा, यहां पे प्रोस्पेक्टस के बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस तो नहीं है लेकिन उसी की तरह छोटा फॉर्म है उसका, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो 3 चीजें हो गई, प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या हुआ, हम आम पब्लिक को बुलाते हैं। दूसरा, ऑफर फॉर सेल, मेरे फिक्स्ड होते हैं, हाउसेस कुछ होते हैं, इशूइंग हाउसेस होते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, हम उनको देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हमने कुछ इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ है अपना खुद का इन्वेस्टर्स, मैंने उनको दे दिया। और राइट इशू क्या है, राइट इशू मतलब क्या होता है, ये खास तरह का इशू होता है। मेरे कुछ पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, मेरे कुछ पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो पहले से मार्केट में हैं। अब वो जो शेयर मेरे पहले से शेयर होल्डर्स हैं, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है, वो मालिक हैं, ये उनका अधिकार है। अगर मैं कोई शेयर इशू कर रहा हूं, अगर मैं कोई शेयर इशू कर रहा हूं तो किसी नए को देने से पहले मैं उनसे पूछूंगा कि भैया आप मेरे पुराने शेयर होल्डर हो, आप प्लीज हमसे ये शेयर ले लो, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं किसी और को दूंगा। तो उनको जो ये अधिकार मिला है, ये राइट जो मिला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट इशू। मतलब इट refers to the issue in which new shares are offered to existing shareholders offers to existing shareholders in proportion to the number of their shares they already possess। जो उनके पास पहले से शेयर्स है उसी के प्रपोर्शन में हम इनको पुराने शेयर होल्डर्स को ये नए शेयर हम पहले उनसे पूछेंगे, उनको अधिकार है तो उनका राइट शेयर हो जाएगा, उसके बाद हम किसी और को देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज तक बहुत ट्रेंडिंग है, थ्रू आईपीओ। IPO फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, और यहां पे ई वर्ड लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये ऑनलाइन है यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जब हम इंटरनेट के माध्यम से स्टॉक मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO या फिर
इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब पहले ई लगा हुआ है, ई आईपीओ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि ऑनलाइन। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट, मतलब नए मार्केट में हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये मेथड आपके पास प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज एंड ई आईपीओ। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, मैं तेज पढ़ रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पूरा वीडियो कंप्लीट करने का मन है कि मैं आज पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर कर दूं। ये आपका दायित्व बनता है कि इसको आराम से स्लोली नोट्स लिख करके पढ़ें ताकि बोर्ड्स में आपकी स्टडी आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि इसमें से टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। तो नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। मैंने सेकेंडरी मार्केट के बारे में बता दिया है कि जो सिक्योरिटीज हमारे प्राइमरी मार्केट में पहले इशू हो चुकी हैं उन्हीं को जब हम दोबारा सेल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ये सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट क्लियर हो गया। अब यहां सवाल उठता है कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट इंडिया में मेनली दो सबसे बड़े हैं, तो बहुत सारे, लगभग आई थिंक 24 हैं इस टाइम। आप कमेंट करके बताइए कि कितने स्टॉक एक्सचेंज हमारे मार्केट में मौजूद हैं। पर जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज दो हैं भारत में, वो है बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हम वो टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले हम ये देख लें कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज है इनके फंक्शंस क्या है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हेडिंग देख लीजिए। पहला, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास हमेशा एक रेडीमेड मार्केट है जिसमें आप जब चाहें तब शेयर्स को बेच सकते हैं, जब चाहें तब उनको लिक्विड में यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक बना बनाया मार्केट है जिसमें हमारी मार्केटेबिलिटी भी हो सकती है और लिक्विडिटी भी। दूसरा, प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर मेनली प्राइस डिपेंड करता है। तो डिमांड सप्लाई किस मार्केट में किया जाता है? तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो क्या होता है कि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो उनको दोनों को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और जिससे डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहता है, और इसी से क्या प्राइस हमारा सिक्योरिटीज का क्या मिलता है? प्राइस। थर्ड इज सेफ्टी इन द ट्रांजैक्शन। सेबी ने काफी सारी गाइडलाइंस बना रखी है, बहुत सारे रेगुलेशंस बना चुके हैं, हम लोग आगे सेबी के फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ कि सब कुछ ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन हो, इसका भी ध्यान रखता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? सेफ्टी इन द ट्रांजैक्शन। तो तीन फंक्शन। पहला फंक्शन हमने क्या कर दिया? मार्केटेबिलिटी हमको देती है, लिक्विडिटी देती है, प्राइस पता चलती है, सेफ्टी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कैसे है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आपको बताया ना कि इकोनॉमी में ढेर सारा पैसा अलग अलग बटा हुआ है। शेयर मार्केट इन सब पैसे को इकट्ठा करके एक जगह मोबिलाइज करता है, और ये पैसा जो इकट्ठा एक जगह है ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव यूज में जा रहा है, जैसा मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। तो ये प्रोडक्टिव यूज कहीं ना कहीं देश में हमारे ग्रोथ कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बूस्ट हो रही है। दूसरा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग द इक्वालिटी कल्ट। सबको बराबर का मौका मिलता है। टीवी में आजकल ऐड भी आता है, बहुत सारे ये एप्स आ चुके हैं जो शेयर्स में और सिक्योरिटीज में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं। वो लोग भी कहते हैं ये मार्केट सबका है। बताइए ये टैगलाइन किसका है, कौन सी कंपनी करती है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये मार्केट सभी का है, सबको इस मार्केट में आ सकता है, सबको बराबर का मौका है, सब कोई इक्वल है। इसीलिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में। तो यहां सबको मौका मिला है। दिस मार्केट इज फॉर एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज हैविंग इक्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन। अच्छा, स्पेक्यूलेशन क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड स्कोप विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर स्पेक्यूलेशन इन रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्ड मैनर। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। इट इज फ्यूचर में हम सोचते हैं कि ये शेयर देख रहे हैं मार्केट में अब ऊपर नीचे जा रहा है, हम लोग हमेशा अनुमान लगाते हैं ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, इस शेयर का प्राइस गिरने वाला है, ये शेयर ग्रो करेगा, ये दूसरा शेयर है वो कम आएगा। अलग अलग शेयर्स के बारे में हम लोग अलग अलग चीजें के बारे में अनुमान लगाते हैं और इसी अनुमान के आधार पर मार्केट चलता है बहुत हद तक। तो ये मौका कुछ, अच्छा, अपने मन से बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ इसमें प्रोविजंस हैं, कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन भी करने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैरोमीटर। अच्छा, ये बैरोमीटर क्या होता है? हम जानते हैं अलग अलग चीजों को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आपको फीवर अगर हो गया, बुखार हो गया, तो थर्मामीटर है,
ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वैसे और भी चीजों को नापने के लिए जो हार्ट के पास डॉक्टर हार्ट बीट चेक करते हैं वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह बैरोमीटर भी आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया गया है वर्ड, कि हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो कैसी है, उसका हम लोग देखते हैं ग्रोथ कैसा है, वो चढ़ रहा है, गिर रहा है, ऊपर है, नीचे है, वो सारी चीजें हम लोग शेयर मार्केट में देख सकते हैं। कहते हैं जिस देश का मार्केट जितना मजबूत हो, शेयर मार्केट जितना मजबूत हो, उसकी इकोनॉमी उतनी मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट एक तरह से आईना है, एक पिक्चर, एक मिरर है, जो बताता है कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो बूम पीरियड आता है, डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, रिकवरी आती है, ट्रेड साइकिल चलता है। ये ट्रेड साइकिल कहीं ना कहीं कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कहां से पता चलता है? मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, तो यहां तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। जब भी पैसे की जरूरत हो, ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी मार्केट का। मैंने आपको बताया अभी लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आपका पैसा बेहतर ढंग से इस्तेमाल होता है। आई थिंक ये सारी फंक्शंस हो गए, ये फंक्शंस हमने पढ़ लिया एक एक करके। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग प्रोसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इससे पहले प्रमोट्स हैविंग हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमको पता है भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो हम पैसा लगाएंगे ही, पहले सेव करेंगे, उस पैसे को बाद में इन्वेस्ट करेंगे, तो हैबिट हमारा डेवलप होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग प्रोसेस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। ये बड़ा खतरनाक है। सर एक बात बताइए, स्टॉक मार्केट में कैसे सामान खरीदते बेचते हैं? जैसे नॉर्मल दुकान पे हम जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, फिर सामान खरीद, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। तो शेयर मार्केट में भी क्या ऐसी चीजें होती हैं? तो आंसर इज यस, शेयर मार्केट में भी सेम चीज होती है, पर कुछ गाइडलाइंस है, कुछ प्रोसेस है। ये चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट का फोटो ले लीजिए, लेकिन हम आपको डिटेल्ड में एक एक करके सब कुछ सिखाएंगे। देखिए, शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट शेयर्स नहीं खरीद सकते, यू कैन नॉट बाई शेयर्स डायरेक्टली। अब करेंगे क्या? डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते तो आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक सर्टिफाइड एजेंट होता है सेबी के द्वारा, जिसको स्पेशली आईडी नंबर मिलता है, और वही व्यक्ति आपके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग करता है। हमारे मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आप उसमें से सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेलेक्ट अ ब्रोकर। सबसे पहले ब्रोकर ले लिया आपने, ब्रोकर आपको पसंद आ गया, आप उसी के साथ डीलिंग करनी है। अब उस ब्रोकर के साथ आप क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। अच्छा, ऑर्डर एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका जो ब्रोकर है, आपने ब्रोकर चुन लिया, अब वो ब्रोकर कुछ छोटा मोटा 0.02%, 0.01% अपना कमीशन चार्ज करता है। अब आपके बिहाफ पे वही बाइंग एंड सेलिंग करेगा, आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा, आपके साथ सारा आपका अकाउंट बना देगा, काम करेगा। तो आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर एकदम क्लियर वर्ड्स होना चाहिए, बाय द शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी रेट, कंपनी का नाम, सब कुछ क्लियरली आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये कॉल पे होता था, अब ये कॉल के अलावा ऑनलाइन सारी चीजें होने लगी हैं। तो क्या करेंगे? प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, उसके बाद वो क्या करेगा? द ब्रोकर विल बाय और सेल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ जो भी आपका इन्वेस्टर होगा, जो भी इन्वेस्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली वो बाइंग एंड सेलिंग करेगा और आपका ऑर्डर देगा, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब सेटलमेंट कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले कैसे वो सारा काम करेगा? कैसे? सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। डीमैट अकाउंट को हम लोग, अब तो काफी ट्रेंडिंग वर्ड हो गया डीमैट अकाउंट, यहां पे जो वर्ड है उसका मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन, तो डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। देखो यहां पे लिखा होगा, इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ हम लोग यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अब देखिए, द सेकंड स्टेप ऑफ ट्रेडिंग इज ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। द डिपॉजिटरी होल्ड इन सिक्योरिटी मार्केट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, शेयर्स आजकल, पहले शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, अब शेयर सर्टिफिकेट जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। और सारा शेयर किसके पास होता है? सारा शेयर किसके पास होता है? दो इंडिया में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होते हैं? डिपॉजिटरी वो होते हैं जिनके पास सारा शेयर्स डिपॉजिट होता है। यानी मैं कंपनी हूं, मैंने सारा शेयर डिपॉजिटरी के पास दे दिया, और डिपॉजिटरी एजेंट के माध्यम से बाइंग एंड सेलिंग करेगा। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं जो डिपॉजिटरी के साथ खरीदते बेचते हैं। तो दो इंडिया में सबसे बड़े डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, नाम याद रखिएगा, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी है। देखिए, डिपॉजिटरी के साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? मेनली बैंक्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग करेंगे।
उसके बाद ये डिपॉजिटरी के साथ अभी आप क्या कर रहे हैं याद करिएगा। सबसे पहले स्टेप को याद करिए, ब्रोकर लिया, उसको ऑर्डर दिया। अब ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया और खरीदना बेचना हो गया, पर ये करेगा कैसे खरीदना बेचना? उसके लिए आपको एक अकाउंट होगा, जिसके अकाउंट से आप सारा खरीदना बेचना करेंगे। वो अकाउंट स्पेशली होता है इसी काम के लिए, शेयर्स खरीदने बेचने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। अब उस अकाउंट से हम लोग डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे। अब कंपनी अपना सारा शेयर डिपॉजिटरी को दे देगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से ये बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और लेन देन आपके डीमैट अकाउंट में होगा। तो उसके बाद क्या होगा? आपने यहां पे अपना प्राइस दे दिया। अब आप क्या करेंगे? अब प्राइस चेक करेंगे, भाई किस प्राइस पे खरीदना बेचना है, अपने बता देंगे ब्रोकर को। अब वो ब्रोकर ऑनलाइन सारी मार्केट को सर्च करेगा, जो बेस्ट प्राइस है उस पर आपका बाइंग कर लेगा। उसके बाद ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो प्राइस इन्वेस्टर ने दिया हुआ है। उसके बाद जब ये हो गया सब कुछ, तो आपका एक नोट तैयार होगा। व्हाट इज नोट? दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा होगा इतना शेयर इस कंपनी के द्वारा इस डेट पे इतने प्राइस पे इतने बजे खरीदा गया। उसके बाद क्या हो गया? हमने अब ये नोट बन गया। अब डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट, तो आपका शेयर इसके बाद ये सब कुछ हो गया। अब शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएगा, डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका पेमेंट कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इसका पेमेंट कैसे होता है? ऑन T+2 डे। ये T+2 क्या है? T का मतलब ट्रांजेक्शन डे, +2 मतलब 2 दिन और। मेनली हम बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाता है सब कुछ। आज ट्रांजेक्शन किया, 2 दिन में पैसे का लेन देन और चीजें सेटल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? मेनली T+2 डेज। लेकिन अगर उसके आगे गया तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। तो T+2 के बाद ये और भी हो सकता है, T+5, T+7, पर उतना जाता नहीं है मेनली आजकल के जमाने में। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में ये सारी चीजें आ गई। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं मेनली जो इन सब के अब्बा हैं, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है क्या सेबी? बच्चों ध्यान से सुनना। सेबी सबसे पहले 1988 में बनी थी स्टॉक मार्केट के लिए देखने के लिए। जैसे भारत में सभी बैंक है ना, सभी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई बना बैंकों के लिए। वैसे भारत में जब ये शेयर मार्केट का चलन शुरू हुआ और बहुत तेजी से शेयर मार्केट की बातें होने लगी, तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और बॉडी बनाई जिसका नाम रखा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1988। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको बोला गया। ये 1988 में बन तो गई, लेकिन शुरुआती दौर में केवल वॉचडॉग थी, यानी केवल देख रेख करती थी, देखती थी बाइंग एंड सेलिंग को, लेकिन इसको कोई कंट्रोल ज्यादा इसके हाथ में था नहीं। लेकिन बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे फ्रॉड्स शेयर मार्केट में होने स्टार्ट हो गए। उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी थी। आप लोग मूवीज का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। आजकल के यंग जनरेशन हैं, आप लोग यंग यूथ हैं, आई होप इस मार्केट में चलने वाली शेयर मार्केट के ऊपर बनी हुई बहुत सारी मूवीज आप लोग जानते होंगे। आई होप आप लोग कमेंट्स में उसका नाम लिखेंगे। तो 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। इस स्कैम के ऊपर मूवी भी बनी है। ये स्कैम के बाद इतना बड़ा जब स्कैम हुआ तो सरकार ने बोला नहीं सेबी, यू आर नॉट ओनली अ वॉचडॉग। अब आप देखोगे नहीं, अब आप इसको रेगुलेट भी करोगे, इसको कंट्रोल भी करोगे, चीजें गड़बड़ होगी तो पनिश भी करोगे। तो उसके बाद सेबी ने बोला ठीक है, अब मेरा पावर बढ़ गया है, अब ये पूरी तरीके से एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगी इसकी। और ये जैसे आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सेबी सभी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करेगा। अब भारत में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, देखिए नोट्स में शायद आई थिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। भारत में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, अब ये मार्केट बढ़ा है या घटा है, या ऊपर गया है या नीचे गया है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए अक्सर आपने ये 2 वर्ड यूज किया होगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2 वर्ड है, एक है सेंसेक्स, एक है निफ्टी। ये नोट्स में आई थिंक नहीं मेंशन हुआ, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ये सेंसेक्स आपने कई बार टीवी पे सुना होगा कि सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया। ये सेंसेक्स होता क्या है बच्चों?
देखो सेंसेक्स कुछ और नहीं है, एक तरह का ये पैमाना है या मीटर है, आप कह सकते हो। मीटर वर्ड भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये नापने के लिए मैंने एक यूनिट दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है, यूनिट दे दिया है नापने का, इसका मतलब क्या है, तो सेंसेक्स यूनिट दिया गया BSE को, किसको दिया गया, BSE को, और निफ्टी दिया गया किसको, NSE को। सर नहीं क्लियर हुआ, और अच्छे से बताइए, और अच्छे से बताइए। तो सुनो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, और लिस्टेड है तभी बाइंग एंड सेलिंग कर पा रही हैं। अब बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत खराब परफॉर्म कर रही हैं, और सबके अलग अलग शेयर प्राइस है। तो उसमें से अलग अलग सेक्टर के 30 कंपनीज को, कितने 30 कंपनीज के शेयर प्राइस का हम एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज निकला है 30 कंपनीज के शेयर प्राइस का, उसी को हमने बोला सेंसेक्स। क्या बोला, क्या नाम दे दिया, सेंसेक्स। अब पिछले देश से अगर आज जो एवरेज है वो कम आ रहा है तो हमने बोला सेंसेक्स गिर गया, अगर एवरेज ज्यादा आ रहा है तो हमने बोला सेंसेक्स बढ़ गया। मतलब ये क्या है, 30 कंपनियों के शेयर प्राइस का एवरेज है, और उसको जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां हैं उसको हमने क्या नाम दिया, सेंसेक्स। आई थिंक सेंसेक्स क्लियर हो गया आप लोग को। और जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें कितनी कंपनियां होती हैं, 50। कितनी होती हैं, 50, यानी 30 कंपनी सेंसेक्स में और निफ्टी में 50 कंपनी, इसीलिए इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। तो इसमें 50 कंपनियों का एवरेज लेते हैं अलग अलग सेक्टर्स की। ये कोई भी हो सकती है कंपनियां, परफॉर्मेंस ये गवर्नमेंट और सेबी के ऊपर है। उसमें से अक्सर कंपनी ऐड भी होती हैं, हटती भी रहती हैं, जरूरी नहीं कि वही 30 हमेशा हो या वही 50 हमेशा हो, ये चेंज होती रहती हैं। तो उस 50 कंपनियों का एवरेज लेके चलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निफ्टी। तो आई थिंक निफ्टी और सेंसेक्स आपको क्लियर हो गया, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। तो सेबी, अब निफ्टी और सेंसेक्स, ये सारी टर्म्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। क्यों, मैंने अभी आप लोगों को बताया है थोड़ा बहुत। तो ऑब्जेक्टिव सेबी का सबसे पहला क्या है, मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उसको उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनके पैसे को सेफ रखना यानी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, रेगुलेटिंग द मार्केट, प्रिवेंटिंग द मार्केट फ्रॉम फ्रॉड, जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये सब, और जो रूल्स रेगुलेशन उनका ध्यान रखना, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, उन सबको अच्छे से फॉलो कराया जाए, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, याद रखिए एग्जाम में यही वर्ड यूज करिएगा। अब यहाँ पे आता है फंक्शंस। देखिए फंक्शंस की बात करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अक्सर 3 नंबर से 6 नंबर 5 नंबर तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है फंक्शंस सेबी के क्या होते हैं। तो बच्चों सेबी के फंक्शन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनना, सेबी के फंक्शन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सेबी के फंक्शन को 3 कैटेगरी में, एग्जाम में कोई एक कैटेगरी पूछता है मेनली। पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी, पहली कैटेगरी को क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव फंक्शन। दूसरी डेवलपमेंटल फंक्शन, देखिए पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, देखिए देखिए हम आपको सामने से दिखा देते हैं। देखिए पहला है, नीचे चला गया, आई होप फिर से हम कर देते हैं इसको। देखिए पहला आया प्रोटेक्टिव, देखिए यहां पे प्रोटेक्टिव फंक्शन। इस प्रोटेक्टिव फंक्शन में एक दो, ये 2 फंक्शन है प्रोटेक्टिव में, ज्यादा भी होते हैं, ये 3, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 आ गए आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये 4 प्रोटेक्टिव फंक्शन। उसके बाद डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंट के बाद क्या आता है, रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन की। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना किस चीज से कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, सबको, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, कंपनीज को प्रोटेक्ट करना, पैसे को प्रोटेक्ट करना, कंपनी फ्रॉड कर रही है उससे प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहले क्या करेगा, चेक प्राइस रेजिंग। प्राइस रेजिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस के साथ छेड़छाड़ करना। रेजिंग का मतलब क्या है, छेड़छाड़ करना। कंपनीज कई बार जानबूझ के खुद से मार्केट में प्राइस से छेड़छाड़ करती है ताकि इन्वेस्टर्स के बीच में एक तरह का केओस फैल जाए,
क्योस का मतलब एक तरह का हड़कंप मच जाए, एक तरह से वो परेशान हो जाए मार्केट, कोई कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, और उनके पैसे के साथ वो आराम से छेड़छाड़ कर सके। तो क्या हो गया, प्राइस रेजिंग। देखो क्या है प्राइस रेजिंग, क्या है, ये एक्ट है जिससे हम लोग प्राइस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू इन्फ्लेट और डिप्रेस। मतलब ये जो मैनिपुलेशन करना है, जो बढ़ाना घटाना है प्राइस को, या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस रेजिंग। और ये गलत है, ये एक्चुअली मार्केट ने नहीं किया, कंपनी ने किया हुआ है। और ये अगर मार्केट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कंपनी जानबूझ कर कर रही है छेड़छाड़ प्राइस से, तो इसको गलत कहा जाएगा। इसीलिए इससे बचाने के लिए सेबी बना, तो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन। दूसरा, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में इंटरनली जुड़े होते हैं। प्रमोटर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ये लोग कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं एज कंपेयर टू अदर लोग। तो कई बार ये लोग इंफॉर्मेशन जो अंदर ये जान रहे हैं, इनका फायदा उठा के अपना पर्सनल बेनिफिट से लोग कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अगर ये लोग अपना फायदा उठाएंगे तो आम जनता क्या करेगी, जनरल पब्लिक क्या करेगी, उनके साथ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये काम है सेबी का कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग से भी बचाया जाए लोगों को। नेक्स्ट, प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गलत तरीके का स्टेटमेंट यूज करना, और ये कंपनीज कई बार मिसलीड करती है बाइंग एंड सेलिंग को लेकर के, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो सेबी का ये काम है कि ये जो फ्रॉड हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उससे भी बचाया जाए। और लास्ट, जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में बताया जाए और एजुकेट किया जाए। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या आया, प्राइस रेजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि शेयर मार्केट को डेवलप करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, शेयर मार्केट के प्रति लोगों को जगाना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो ये परमिशन ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग, ठीक है, सेबी क्या करती है, कॉस्ट ऑफ इशू कम कर दे रही है, ये अंडरराइटिंग का ऑप्शंस दे रही है, और क्या कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर का भी ऑप्शन दे रही है। ये सारी चीजें क्या, इट प्रमोट्स ट्रेनिंग। जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो जॉबर्स होते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इनको टाइम टाइम पे उनको नई नई चीजें बताती है, ट्रेंड करती है, गाइडलाइंस देती है। इससे क्या होगा कि वो लोग ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में काम कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है स्टॉक एक्सचेंज को, प्रमोट करती है उनके अंदर एक्टिविटी ताकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। तो देखिए डेवलपमेंट फंक्शन में क्या हो गया, इट गिव परमिशन फॉर इंटरनेट ट्रेडिंग, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सबके द्वारा नहीं, केवल जो रजिस्टर, हमने बोला ना स्टॉक ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक रजिस्ट्री नंबर होता है। तो जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके माध्यम से बाइंग एंड सेलिंग वो प्रमोट कर रही है। कॉस्ट लोगों को बताने में हेल्प करती है, कितना कॉस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या किसमें आ गई, डेवलपमेंटल फंक्शंस। एंड लास्ट, रेगुलेटरी। रेगुलेटर क्या होता है बच्चों, रेगुलेटर पंखे का रेगुलेटर होता है, उस पंखे की स्पीड को हम कम ज्यादा करते हैं, यानी कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसी तरह शेयर मार्केट को ये क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, यानी ये रेगुलेट कर रही है। तो उसको हमने क्या बोला, रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें क्या करती है वो, रेगुलेट इंटरमीडियरीज। कौन कौन से इंटरमीडियरीज, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, ताकि उनको गाइडलाइंस देती है। फ्रेम्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके लिए क्या बना रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको इस रूल्स रेगुलेशन के ही द्वारा काम करना है, तो उसने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइम टू टाइम उनका ऑडिट करती है। ऑडिट यानी हर सबका ऑडिट होता है, गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है, कंपनीज का भी ऑडिट होता है, उसी तरह शेयर मार्केट का भी ऑडिट होता है। उनकी रिपोर्ट तैयार होती है ताकि उसमें देखा जाए कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मोर रिस्ट्रिक्टिव। हम किसी भी प्राइवेट प्लेसमेंट जो होते हैं उनको हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो उसको भी बहुत कुछ लेवल के बाद उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। तो देखो क्या है, सेबी हैज ब्रॉट इंटरमीडियरीज अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू, वो रूल्स रेगुलेशन के नजरिए में ला रही है, एंड हैज मेड प्राइवेट प्लेसमेंट मोर रिस्ट्रिक्टिव, प्राइवेट प्लेसमेंट को रिस्ट्रिक्टिव कर दी है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो सेबी रेगुलेट्स द टेक ओवर ऑफ कंपनीज, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है, या कंपनी सेबी के पास जा रही है रजिस्टर कराने के लिए, तो पूरा गाइडलाइंस देती है ताकि आपके बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी हो सके इन्वेस्टर को। वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क करते हैं, तभी उनको लिस्ट किया जाता है। इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपका इस चैप्टर का समरी है। आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आया। साथ में
अब हमारे पास देखिए कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे देखिए आपके सामने ऑप्शन के साथ, आंसर के साथ। ये सारे एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर ये क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करें तो आप कमेंट में हमसे इसके लिए पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप जो आपके बोर्ड के, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, ओनली व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको ज्यादा इसके बारे में बता पाए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस चैप्टर के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको लगता है बोर्ड में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, लाइक करेगा, तो अपने दोस्तों के साथ, अगर बोर्ड में हेल्प कर रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।